नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। आज की प्राइम डिबेट में हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल न हुआ तो जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं लेह जैसे हालात। अब सवाल यह है कि वो आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं उमर अब्दुल्ला? वो राज्य की सीएम है तो वो जो कहेंगे वो बात दूर तक जाएगी और जाती भी है। और कहीं भी क्यों ना, लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत किसी भी नेता को अपनी बात रखने का पूरा हक है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के बयान ने कई सवाल भी पैदा कर दिए हैं। उमर अब्दुल्ला का यह बयान कि लेह जैसे संवेदनशील इलाके में हिंसा दोबारा भड़क सकती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, अगर राजनीति के आईने से देखें तो यह कहीं ना कहीं विरोध को और इंस्टेबिलिटी को, अस्थिरता के माहौल को और ज्यादा बढ़ावा देने जैसा भी लग सकता है। एक नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करे और उसी की बात करे, न कि विवाद और तनाव को हवा दे। अगर उन्हें सचमुच राज्य की स्थिरता, राज्य की स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की चिंता है, विकास की चिंता है, तो वो स्टेटहुड की मांग तो करते, लेकिन हिंसा दोहराए जाने की बात नहीं करते। कहा तो यह भी जा रहा है कि नेता पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं। तो सवाल यह भी है कि क्या उमर सचमुच राज्य और लद्दाख की स्थिरता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? उमर ने अपने बयान में कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो लेह जैसी घटनाएं फिर होंगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह भविष्यवाणी है या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को वैध ठहराने की, लेजिटिमेट कहने की कोशिश है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल इस बात को लेकर भी उठाए कि धारा 370 के खत्म होने के बाद जनता को क्या मिलेगा। जनता को लगा था कि लद्दाख का विकास होगा, लद्दाख की जनता का फायदा होगा, लेकिन जनता यूटी बनाए जाने के बाद से नाखुश है। सवाल यह है कि यह सब उस वक्त कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है जबकि राज्य में हालात बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील बने हुए हैं। राज्य में शांति, विकास और समरसता तभी संभव है जब क्षेत्रीय नेता, जब लोकल लीडर्स अपने रोल, अपनी भूमिका को बहुत ही सीरियसली ले, बहुत ही गंभीरता के साथ निभाएं। आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर सामूहिक संवाद को और एक ग्रुप डायलॉग को बढ़ावा दें, बातचीत को बढ़ावा दें। नहीं तो ऐसे बयान न केवल राजनीतिक लाभ के लिए गलत संदेश देंगे, बल्कि वे एक बड़े समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। अगर राज्य में ऐसे हिंसक हालात फिर से पैदा होने का अंदेशा है तो यह केवल केंद्र सरकार की ओर से जिम्मेदारी डालने का विषय नहीं रह जाता है। क्या उमर अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहे हैं, सवाल ये, या फिर उनके बयान न केवल आग में घी डालने वाले हैं बल्कि वे सरकार और प्रशासन के प्रति अपनी संवेदनशीलता को भी कमतर साबित कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास पाढ़ा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। अल्ताफ ठाकुर, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर से हैं, बीजेपी के, वो जुड़ेंगे। ताहिर सैयद, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो भी जुड़ेंगे। रविंद्र शर्मा, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम गेस्ट का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेंगे अल्ताफ ठाकुर, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से है जम्मू कश्मीर के। अल्ताफ ठाकुर जी, ये जो बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से आया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो दोबारा हिंसा हो सकती है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? अल्ताफ ठाकुर जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? अल्ताफ ठाकुर जी का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन ताहिर सैयद जी, स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हैं। सर, उमर अब्दुल्ला के इस बयान का मतलब क्या है? वार्न कर रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं? देखिए अंकिता जी, आपने जो पहले ही जो अपने जो इनिशियल रिमार्क्स में जो आपने बातें कही, तो आपने अपनी बातों में पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब को मुजरिम करार ठहरा दिया है कि शायद उमर साहब जो हैं हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमेशा वायलेंस की विक्टिम रही है, न कि कभी हमने वायलेंस को कंडोन किया है, न कि हमने कभी वायलेंस को माना है। जब भी जम्मू कश्मीर में वायलेंस हुआ है तो उस वायलेंस का पहला विक्टिम जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख गवाह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से जो भी जदोजहद हमारी रही है वो पुरअमन रही है। और आज भी जो हम जदोजहद कर रहे हैं वो हम आईन के
दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से हम अपनी जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब ने जहां तक स्टेटमेंट का सवाल है, जो उन्होंने बात कही है, देखिए कश्मीर में एक कहावत है कि यहाँ पर हालात बदलने में और मौसम बदलने में देर नहीं लगती। तो उमर साहब ने उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा, देखिए जम्मू कश्मीर के लोग घरों से बाहर निकले, उन्होंने एक अच्छी तादाद में वोट डाला, अपनी एक सरकार चुनी। अब अगर आप उस एक सरकार को, एक ऐसी सरकार, एक लंगड़ी लोली सरकार जो है, और जिसके आप हाथ बांध रहे हैं, यूनियन टेरिटरी है, एक फ्लॉड निजाम है, वहां पे आपने एक ऐसा एक निजाम बनाया है, और लोगों के साथ जो आपने वादा किया है, आपने वादा किया था कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बाद हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे। 1 साल हो गया, अभी तक आपने स्टेटहुड जो है वो बहाल नहीं किया। तो इसके नतीजे में जो है अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो कभी लबरेज भी हो जाता है। और हमने कभी वायलेंस के लिए नहीं उकसाया, बल्कि हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अब ये जिम्मेदारी मरकजी सरकार की है कि क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो जमहूरियत पर और वोट पर जो अपना जो एतमाद दिया है, क्या मरकजी सरकार एतमाद को बहाल करने के लिए या एतमाद को बहाल करने की जानिब पर कोई कदम उठाती है? अवाम के भरोसे को जीतने की तरफ कोई कदम उठाती है? क्या अवाम के वोट को इज्जत देती है या नहीं देती है? उसी तरफ, उसी जानिब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ताहिर साहब, बहुत ही माफी के साथ सर, अगर क्योंकि आपने ये इल्जाम पहले ही लगा दिया कि हमने शुरुआत की कटघरे में खड़ा करके उमर अब्दुल्ला को, नो डाउट हमने कटघरे में खड़ा किया, लेकिन हमने इल्जाम नहीं लगाया, आपने सुना नहीं। शुरुआत में जो भी एंकर लिंक पढ़ा गया उसमें बार बार सवाल उठाए गए, सवाल ये है, सवाल ये है, सवाल ये है। हमने किसी पर तोहमत नहीं मढ़ी है सर। बहुत ही माफीनामे के साथ आपके स्टेटमेंट को मैं रिफ्यूट करूंगी, लेकिन अल्ताफ ठाकुर से जो आपने इल्जामात लगाए हैं केंद्र सरकार पर, उनसे जरूर इस बात का जवाब लेंगे। अल्ताफ ठाकुर जी, ताहिर साहब ये कह रहे हैं कि जनता के सब्र का पैमाना था जो लबरेज हो गया और उसके बाद ये हिंसा हुई है। क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला ये सब्र के पैमाने को आधार बनाकर हिंसा को इंडोर्स कर रहे हैं, या फिर कुछ और समझ में आ रहा है आपको? अंकिता जी, मैं उमर साहब से कहना चाहता हूं, नए नेपाल है और नए बांग्लादेश, ये भारत है, नरेंद्र मोदी जी का मजबूर भारत और नरेंद्र मोदी जी का नया जम्मू कश्मीर, जहां वायलेंस के लिए कोई जगह बची नहीं। जिस तरह से उमर साहब की ये धमकियां है, ये हालात खराब करने की, लद्दाख जैसे हालातों के करके देखिए ना, ट्राई करे एक बार, जो भी कोशिश करेगा उसको डिलीट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बड़ी मेहनत लगी है 2019 के बाद हालात ठीक करने में, और ये गीदड़ बम किया है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि हालात बदलने में चेंज, बदला देना हालात, एक बार बदल के देखे। ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं, यहाँ दंगे और फसाद होंगे। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न, भारत का नया जम्मू कश्मीर। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, देखिए उमर साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, और ऐसे स्ट्रक्चर के आदमी को शोभा नहीं देता है कि हालात बदलने में चेंज नहीं लगते। क्या वो किसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दड़ के प्रेसिडेंट है या उनके चेयरमैन है, जिस तरह से वो धमकियां दे रही है और लोगों को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है? आप लद्दाख में देखने दे, लद्दाख में ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार हालात पैदा करने के लिए, कांग्रेस ने ही, वहां के काउंसलर उनको सबसे आगे वहां देखा गया, जो हथियार लेके वो नेपाल टाइप का आंदोलन करते। लेकिन ये ना लद्दाख है, ना ये नेपाल है, ना जम्मू का, ये बांग्लादेश है, जम्मू कश्मीर है, भारत का जम्मू कश्मीर। किसी को इजाजत नहीं दी कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब करे, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो। अल्ताफ साहब, आपकी बात का जवाब ताहिर साहब से लेते हैं। ताहिर साहब, इसका क्या मतलब हुआ सर? कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बेसिकली जो गारंटियां और वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे वो सारे फेल हो चुके हैं। अभी तक ये एक भी वादा, ये एक भी गारंटी पूरा नहीं कर सकते। इस वक्त अगर स्टेटहुड से कोई अर्जेंट है, कोई स्टेटहुड से ज्यादा जरूरी है, वो यहाँ के हार्टिकल्चर है, जहां अरबों का, करोड़ों का नुकसान हुआ, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। जम्मू में जो सैलाब से तबाही हुई है, उस सैलाब ज़दा इलाके को वहां लोगों को राहत देने की जरूरत है, रिहेबिलिटेट करने की जरूरत। अब अपनी नाकामियों से, गारंटियों से, वादों से, लोगों के पास जिस तरह से वो नाकाम रहे लोगों के पास जाने, उससे अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्टेटहुड का राह लग रहा है। कि उमर साहब हो, कोई और साहब हो, यहाँ चलने वाली ने कितना भी पावरफुल हो, डिलीट कर दिया जाएगा। नो धमकी, मोदी का भारत है, दिमाग में रख ले, मोदी का भारत है। ठीक है अल्ताफ साहब। ताहिर साहब, पहले तो ये आप बता दें
कि समय बदलने में देर नहीं लगता है सर, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा, ये इल्जाम आप पर लग रहे हैं कि अपनी नाकामियों को आप छुपाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। दोनों बातों का जवाब। देखिए, जिस तरीके से मेरे जो को पैनलिस्ट हैं बीजेपी के बात कर रहे थे, तो कुछ मिनट के लिए मुझे लगा कि जैसे हिटलर जो है वो धमकियां दे रहा था, हिटलर के जैसे कोई हिटलर का कोई स्पोक्स पर्सन हो या हिटलर हो, वो बातें कर रहा था। खैर बहरहाल जमहूरियत में इस तरह की बातें नहीं होती है। जब आप जमहूरियत में रहते हैं तो इस तरह का ना इस तरह का जमहूरियत में क्या फिर धमकियां दी जाती है? जमहूरियत में धमकियां दी जाती है। उमर साहब धमकी देंगे चीफ मिनिस्टर होके, भारत है मोदी जी का भारत, सुन ले नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ वॉयलेंस की जगह नहीं। आप धमकियां दे सकते हो और हमें बात करने की इजाजत नहीं है। करके दिखाओ ना, एक आंदोलन करके दिखाओ एक आंदोलन, एक करके दिखाओ ना, प्रोटेस्ट करके दिखाओ। ये भारत है, भारत जिस भारत है, मजबूत भारत, अखंड भारत है। अखंड भारत में ये ना नेपाल है ना बांग्लादेश है, जगह नहीं है किसी के लिए यहाँ वायलेंस करने की। ये मणिपुर में ये धमकियां मणिपुर में नहीं देते हैं, है ना अल्ताफ साहब? ये बस ये जम्मू कश्मीर के लोगों को आप ये धमकियां देते हैं। मणिपुर में आपकी जबान बंद होती है, नॉर्थ ईस्ट में हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। मणिपुर हो, जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, लद्दाख हो, जो भी हमने अखंड भारत की बात की, हमने नए भारत की बात की, हमने जम्मू कश्मीर की बात की। ये समझ ले ताहिर साहब, नेपाल नहीं है ये, बांग्लादेश नहीं है, मोदी का भारत है, मोदी का भारत। 2019 से एक चिड़िया पर नहीं मार सकेगी और आप आंदोलन की बात कर रहे हो। करके दिखाओ ना एक बार, देखते हैं कितना दम है आप में। कर लो ना आप आंदोलन। क्यों ये गीदड़ धमकियां दे रहे हो? आप आंदोलन करोगे, लोगों को भड़काओगे, लोग नहीं है, समझ चुके हैं लोग, आप फेल उठ चुके हैं। कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सर बहुत ही सर गुजारिश है कि आप दोनों थम जाएं थोड़ा सा। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। सर, उमर अब्दुल्ला की ओर से जो स्टेटमेंट दी गई है, रविंद्र साहब, आप कितना राब्ता रखते हैं इससे? देखिए, जो इस वक्त मैं धमकियां सुन रहा हूं, थोड़ा अफसोसजनक है कि ये मोदी का भारत है, महात्मा गांधी का नहीं। ये सारे देश ने देख लिया है और लद्दाख जैसे पुरअमन इलाके में लोगों का सब्र टूटा। आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ। लद्दाख ने यूटी मांगा था, लद्दाख के लोगों ने उसका सेलिब्रेशन किया। लद्दाख के सोनम वांगचुक से लेके सब लोग बीजेपी और मोदी के उस कदम से खुश थे और 5 साल आपने उनकी बात को टाला, उनको घसाया, उनको थकाया और अल्टीमेटली वहां 35 दिन का फास्ट टाइम टू डेथ था। अपनी नाकामी को फेल जो है, आपकी जो नीति है वो नीति सबने देख ली और वहां आप इल्जाम किसी और पे लगाए, अपनी नाकामी और फेलियर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर, सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर। आपने उन मासूम लोगों को जो फ्रंटियर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया है, आज पूरा देश आपको देख रहा है। बाकी जगह भी यहाँ लोग आवाज उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी चाहिए, उससे पहले उठा के ले गए। आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ कोई आवाज नहीं उठा सकता, यहाँ तो डाइसेंट नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने ये मूवमेंट 1 साल से शुरू की हुई है, 8 महीने से। बीच में सैलाब और बाकी चीजें आई, लेकिन अगर लद्दाख जैसे रीजन में जिनकी कोई मेन डिमांड पूरी हुई, अगर वहां ये हालात हो सकते हैं तो किसी के कहने से वो धमकी हो गई। अगर ये उनको नजर नहीं, आपने 6 साल में 600 बार वादे किए, पार्लियामेंट में किए, सुप्रीम कोर्ट में किया। अगर इसको याद कराने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर के अंदर एक पुरअमन जुलूस निकालना आज भी, क्योंकि वो ताकत उन्होंने एलजी के पास अपने पास रखी है। लेकिन रविंद्र साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद ही कह चुके हैं ना कि हम सर पीएम तो खुद कह चुके हैं कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, पूरा करना है। देखिए, ये मंत्र, ये जो है ना यंत्र, ये कब तक लोग पीते रहे कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकल गया है, अमित शाह जी के मुंह से निकल गया है। 6 साल के बाद, चुनाव के बाद भी आप लोग चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देते। आपने बिजनेस रूल नहीं बनाए, आप स्टेटहुड क्यों नहीं देते जो आपने सुप्रीम कोर्ट में माना? और आपकी नाकामियां सिक्योरिटी फ्रंट पे सब जगह पे हैं। आज जो हालात हैं, हमने कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से मेमोरेंडम दिया कि फौरी स्टेटहुड को बहाल किया जाए। आज लोग सर, बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए 6 तारीख की डेट रखी गई थी।
रविंद्र सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 तारीख की डेट रखी गई थी सर डायलॉग के लिए। देखिए, डायलॉग 600 बार होने से लद्दाख के लोगों का सब्र टूटा, वहां उनके हालात से निकल गया। आज जो उमर साहब जो कोई कह रहे हैं, जो लोगों में गुस्सा यहाँ है, इसको आप जिसको धमकी मानो, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने कहा है कि लोगों में गुस्सा है। और कल आप कहेंगे जनाब आप हुर्रियत के साथ मिलाते हो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी जो है, उनको भी आप ये कहते हैं उनके लोग भी मारेंगे। कांग्रेस ने हमेशा कुर्बानियां दी, और अगर आप स्टेट उनका वादा आपने पार्लियामेंट में किया, ये तो वो चीज है जो आपने खुद कही है, फिर आप इस पे इतने एजिटेट होते हैं कि आप झंडा उठा के देखो। मैं अल्ताफ ठाकुर साहब से की भाषा से भी मुझे खेद है कि इस भारत में, ठीक है, लोगों का अधिकार है, आपने खुद वादा किया, पार्लियामेंट में किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, तो ऐसी भाषा टीवी पे बोलने का क्या मतलब है? आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह है कि इससे संकेत अच्छा नहीं जाता। हम एक डेमोक्रेटिक देश में हैं, और आप उस सैलाब को लेकिन सर, रविंद्र सर माफ करिएगा, लेकिन संकेत इस बात से भी सर अच्छा नहीं जाता ना कि हिंसा होगी, लोगों का सब्र टूटेगा तो गाड़ियां जला दी जाएंगी, दफ्तर जला दिए जाएंगे, सरकारी आवासों को आग लगा दी जाएगी। सर, मैसेज इससे भी रविंद्र सर अच्छा नहीं जाता है। मुझे एक बात मुझे करने दीजिए। आप एक तरफ से एक आदमी को पीट रहे हो, आप उसको इंजेक्शन दे रहे हो, और फिर आप कहो कि आप रो भी मत, आप चिल्लाओ भी मत। अगर हम आवाज कहते हैं अपने देश में, आप कहते हैं आप धमकी दे रहे हो। कौन पिट रहा है सर यहाँ पे, आप बता दें। देखिए, है कौन पिट रहा है, किसको इंजेक्शन दिया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा है। आपने हमारी आवाज बंद करके रखी है। चुनाव हुआ, पुरअमन हुआ, सबने लड़ा, आपको पावर नहीं मिली। आप जो है उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने स्टेट की बात नहीं की। यहाँ तो गला फाड़ फाड़ करके आप वोट मांगते थे, वोट मांगने के बाद मुकर जाते हो। ठीक है, अल्ताफ साहब ये बताएं, आपने क्यों लोगों को इंजेक्शन दे रखा है, क्यों लोगों को टॉर्चर किया हुआ है, क्यों आप लद्दाख के विकास के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं? देखिए अंकिता जी, रविंद्र शर्मा जी बड़े ही सीनियर लीडर है, और इनका एहतराम भी और रेस्पेक्ट भी है। अगर कोई पिट रहा है देश में, वो कांग्रेस पिट रही है। म्युनिसिपल इलेक्शन से लेके पार्लियामेंट इलेक्शन तक हर एक जगह कांग्रेस पिट रही है। उसी की बात रविंद्र शर्मा जी कर रही है। जहां तक अब लद्दाख की बात करें, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पे, हम डिस्कस कर रहे हैं उमर साहब की धमकी पे। उमर साहब पब्लिकली धमकी दे दे तो उमर साहब बिल्कुल साफ है। मैं टीवी पे कह दूं कि यहां वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं, ये मेरी धमकी है। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, नरेंद्र मोदी जी का भारत, नया जम्मू कश्मीर है। 2019 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। 370 को जब से दफन किया गया है, एक भी इंसिडेंट, एक भी वायलेंस जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, और न हम आगे होने देंगे। जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, देखिए सोनम वांगचुक साहब की अब ये बात कर रही है, कितने अकाउंट्स उनके निकले? 9 अकाउंट्स, 8 उसमें फर्जी है। अरबों करोड़ों रुपए का फंडिंग उसमें हुई है। कहां गए वो फंडिंग, किसके लिए? और उन्हीं की भाषण से वहां वायलेंस हुआ है। नेपाली पाए गए, डोडा के लोग पाए गए, पाकिस्तान के साथ उनके कनेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस किस कंट्री के साथ कनेक्शन। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप देखेंगे इस वायलेंस के पीछे सोनम वांगचुक ने कांग्रेस के जरिए वहां वायलेंस करा दी, कांग्रेस के जरिए वहां आग लगा दी, कांग्रेस के जरिए वहां भारतीय जनता पार्टी का आप जलाए। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में यहां गाड़ियां और आग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जानते हैं हम इसको टैकल करना भी जानते हैं, हम संभालना भी जानते हैं। हम धमकियों से डरने वाले नहीं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न तो दबाव में काम करने वाले और न धमकियों से डरने वाले और न धमकियों में। विकास पाड़ा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। विकास जी, आप तमाम पार्टियों की बातें सुन रहे थे। विकास जी, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? पहली बात तो सुनिए। धन्यवाद। अल्ताफ जी लौटेंगे आपके पास, अल्ताफ जी लौटेंगे आपके पास सर। विकास जी, अभी तक उनको मौका नहीं मिला है। मुझे अंकिता जी देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात दुर्घटना हुई, ये जो विकास जी जी ये जो लद्दाख में जो घटना हुई है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख ये एक ही स्टेट के भाग थे। अब लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ ये होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और जैसे कश्मीर के किसी समय हालात हुआ करते थे, उस तरह के हालात में धकेलने की कोशिश है लद्दाख में। इसको अनइक्विवोकली कंडेम किया जाना चाहिए। ये कंडेमनेशन मैं ना कांग्रेस में मैंने देखी, ना एनसी के स्पोक्स जो नेता है उनकी देखी है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। और बात रही जहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की,
तो मेरा रिएक्शन ये है कि ही इज ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। यहाँ पे जो हालात खराब हुए हैं उसमें सेंसिटिव इशू है, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट रही है और सेंसिटिव रीजन है जहाँ पे पीस बड़ी मुश्किल से आई है। 2019 के बाद एक स्टेबिलिटी आई है जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में, और इसको मेंटेन करना हमारे लिए मुझे लगता है नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हमें अभी स्टेटहुड मिलती है, यूनियन टेरिटरी रहते हैं या क्या स्टेटस रहता है। सबसे कीमती हमारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनकी जान माल, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, पीस यहाँ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन ओमर अब्दुल्ला जी जिस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेटमेंट देते हुए वो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो एक निर्वाचित चीफ मिनिस्टर हैं। मेरे ख्याल में उनको यही याद आता है कि वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर विकास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपने उठाया है। और हमारे साथ क्योंकि रविंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं, अल्ताफ ठाकुर ने आपके ऊपर आरोप ये लगाया है रविंद्र शर्मा जी कि सोनम वांगचुक ने कांग्रेस स्पॉन्सर्ड हिंसा कराई है, ये हिंसा का आरोप आपके ऊपर मर दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था जो कि अभी विकास जी ने उठाया, डॉक्टर विकास की ओर से कहा गया कि आपको कंडेम करना चाहिए था, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और ना ही कांग्रेस पार्टी की ओर से इस हिंसा की घटना को कंडेम किया गया, उल्टा बयानों के जरिए स्पॉन्सर किया जा रहा है। कंडेम क्यों नहीं किया गया आपकी पार्टी की ओर से? डॉक्टर विकास, सुनिए सुनिए सुनिए, डॉक्टर विकास अगर कह देंगे तो सच है। ये विकास जी किस भूमिका से मैं नहीं जानता, हमने वायलेंस को कंडेम किया, लेकिन इनके अपने एमपी ने कहा कि सर आपका जमीर क्या कहता है? डॉक्टर विकास कोई भी हो, आप डॉक्टर विकास को नहीं मानते, अपने जमीर को मानते हैं सर। सुनिए, मैं डॉक्टर विकास को छोड़िए, मैं अल्ताफ ठाकुर को एड्रेस कर रहा हूँ। बताइए कोई सबूत। इनके सोनम वांगचुक को पाकिस्तान भेजने वाले ये लोग हैं। सोनम वांगचुक मोदी जी और इनकी तारीफें करते थे। सोनम वांगचुक जो है हमारी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं, और उन्होंने कहा कि ना कांग्रेस का कोई रोल था, हम अपेक्स कमेटी में भी नहीं थे, और उसके बाद हमारा काउंसलर वहां नहीं था, उसने एफआईआर लगाई है। और ये लोग सबूत करें। रविंद्र शर्मा जी, सारे आरोप प्रत्यारोप अलग, लेकिन आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी की ओर से सर कंडेम क्यों नहीं किया गया? कंडेम क्यों नहीं किया गया? मैं क्यों नहीं कंडेम किया? हमने इन्हीं का सुपानसर दंगा था, तो कहाँ कंडेम करेंगे? सुपानसर तो कांग्रेस ही थे ना, कहाँ से दंगे कंडेमनेशन करेंगे? रविंद्र शर्मा जी क्या कहेंगे इसमें? जो लोग फौज में जो वेटरन थे, उसका बाप भी वेटरन था, और आज इस तरह की आप इररिस्पांसिबल बातें करते हैं। ये नेपाल और उस पे भी, डोडा पे भी इररिस्पांसिबल, अनवारंटेड है, कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। नेपाल के साथ हमारे दोस्ताना तलकात हैं। नेपाल के गोरखा रेजिमेंट से आ रही हैं, उन्होंने 40 लोग नेपाल के पकड़े गए रविंद्र शर्मा जी, जाने दी हैं। आप 40 लोग पकड़े गए, डोडा के पकड़े गए, फॉरेन अकाउंट्स पकड़े गए, करोड़ों की फंडिंग हुई है, पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया जिसके कनेक्शन सोनम वांगचुक के साथ थे। सीने में मार ली आपने, क्यों नहीं पहले गिरफ्तार? सोनम वांगचुक के साथ पाकिस्तानी जासूस जिसके कनेक्शन थे वो पकड़ा गया। आपके अपने रविंद्र जी कंडेम करना चाहिए। अगर लद्दाख में वायलेंस हुई है, कांग्रेस ने वहां वायलेंस की है। रविंद्र जी, अल्ताफ जी, आप सर बहुत गुजारिश है सर, हाथ जोड़ के सर, दोनों से हाथ जोड़ के। रविंद्र जी सर प्लीज ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, आपने करवाया, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम दोहराने नहीं देंगे। ये जम्मू कश्मीर है, 19 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर, वायलेंस के लिए नहीं जगह नहीं। यहाँ बड़े बड़े आतंकियों को जेल में भेजा गया, और जो यहाँ हालात खराब करते थे और हम हालात खराब करने देंगे। ठीक है, बस उमर साहब की धमकी नहीं चलेगी। अल्ताफ साहब बस करिए सर, बस करिए। नहीं चलेगी धमकी। ताहिर साहब कंडेम कर रहे हैं आप? उमर अब्दुल्ला ने कंडेम नहीं किया, आप कंडेम कर रहे हैं? मोदी वाले भारत में एक बार अगर अल्ताफ साहब खामोश हो जाएंगे तो तभी तो मैं बात कर सकता हूँ। अंकिता जी, मोदी वाले भारत में धमकियां नहीं। यहाँ धमकियां सुनने के लिए मोदी जी नहीं बैठे, धमकियां नहीं, धमकियों से नहीं। ठीक है सर, अल्ताफ सर कोई बात नहीं सर, ठीक है, हो गया। आप मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर, आप लोग। डेमोक्रेसी है चाहे जैसी भी है। ताहिर साहब आप कंडेम कर रहे हैं? बाकी सारी बातें एक तरफ, क्या आप कंडेम करेंगे? अब अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का फॉर्म का वेरीफाई, वायलेंस को हवा दे रहे हैं, कहाँ कंडेम करेंगे? हवा दे रहे हैं वायलेंस को। जम्मू कश्मीर में भी लद्दाख जैसे हालात चाहते हैं, ये थोड़ी कंडेम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ एनएसए लगा है सोनम वांगचुक पे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल था, ये थोड़ी कंडेम करेंगे।
ये नहीं करेंगे कंडम। अल्ताफ साहब आप किसी को बोलने देंगे आज सर? 10 दिन पहले आपके पास समझ नहीं, गए। नहीं, अल्ताफ साहब से पूछिए दूसरों कि को बात करने का मौका दिया करें, अगर अल्ताफ साहब वो दूसरों इतना को बात करने का मौका दिया करें। मुझे मालूम है आप दूसरों को भी बात करने का ये मौका नहीं दिया करने करें। देंगे। अरे इनका किया हुआ है, कांग्रेस का क्रिया कराया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस धमकियां दे रही है। कौन इन धमकियों से डरने वाला है? मोदी जी। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष 56 इंच का सीना नहीं डरता है धमकियों से, धमकी से नहीं डर। हालात हमने ठीक किए, हमें हालात ठीक करने रहेंगे। हम जम्मू कश्मीर में इस तरह से नेपाल और बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। ये मोदी जी का वादा है। हमने वायलेंस के साथ नहीं है, लेकिन क्यों हुई वायलेंस, उसके जिम्मेदार कौन हो? आप लोग 4 दिन पहले तक क्यों सोए थे, रात तक क्यों सोए थे? जब वायलेंस की शंका हो तो उठाया जाता है। सर आपने गिरफ्तार करना था, मारने के बजाय ठीक है, आप लोगों ने काफी लहरा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं शर्मा साहब, आगजनी कर रहे हैं। मानिए ना, जो सच्चाई है सच्चाई को तस्लीम कीजिए, कंडम कीजिए ना एक बार। लद्दाख के वायलेंस को कंडम कीजिए। आप नेशनल पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, आप नेशनल पार्टी के। ये डिबेट सर इसलिए रखी गई थी कि संभवतः सार्थक चर्चा हो गई। आप सभी की आवाजें डाउन कर दीजिए, क्योंकि बजाय के सार्थक चर्चा करने के मच्छी बाजार जैसा लग रहा था। ये उम्मीद इस बात की थी कि सार्थक बातें होंगी, आरोप प्रत्यारोपों का जवाब दिया जाएगा, एक सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन लगा नहीं किसी भी प्रवक्ता की ओर से कि यहां पर सार्थक बातचीत की कोशिश की जा रही थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमने यहां डिबेट पर बातचीत देखी है, उम्मीद इसी बात की है कि जब डायलॉग्स होंगे, जो 6 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई है, जब बातें होंगी, तो संभवतः क्षेत्रीय जो नेता है, केंद्र सरकार है और जो डेलीगेशन बनाया गया है, उनके बीच में सार्थक चर्चा होगी, जिससे कि स्टेटहुड का ये जो मुद्दा है, लद्दाख में हिंसा की बात है, इन्फिल्ट्रेशन की बातें हैं, फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज की बातें हैं, इन पर विचार किया जा सके। हमेशा हमेशा के लिए लेह लद्दाख जिस तरीके से शांत स्टेट के तौर पर जाना जाता है, अभी फिलहाल यूटी है, और हमेशा के लिए शांत ही बना रहे, शांति के लिए ही जाना जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।